हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज्योति दुबे जीएस क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य। ये पहला क्लास है, ठीक है। और आप जिस भी कैटेगरी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जैसे 6 to 8 9 10th में, ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। और आगे बहुत अच्छा इसमें कंटेंट मिलेगा आपको, ट्रिक के साथ बताया जाएगा, ठीक है। नोट्स अगर आप ये पूरा अच्छे से पढ़ लिए हैं तो गारंटी के साथ आप 80 में से, ठीक है, 65 नंबर तो आराम से ला सकते हैं, अगर आप अच्छे से देख लिए वीडियो नोट्स बना के और पढ़ लिए तो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं पीडीएफ प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी इस सबों का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हिंदी साहित्य का आरंभ वर्सेस हिंदी भाषा का आरंभ, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक, क्योंकि हम लोग एकदम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, ठीक। और एकदम बेस मजबूत करके, ऐसा नहीं है कि बस ऊपर ऊपर से, ठीक है। क्योंकि मैं भी तैयारी करती हूँ बीपीएससी की, तो इसलिए ये मेरे ही नोट्स हैं। भाषा से साहित्य का उदय हुआ, ठीक। पहले ये क्वेश्चन में आ सकता है, साहित्य से भाषा का उदय हुआ या भाषा से साहित्य का उदय हुआ। तो आपको बता दें, पहले भाषा आती है, ठीक, और साहित्य बाद में आया। कोई भी अगर बच्चा जन्म लेता है तो पहले भाषा बोलता है, ठीक, पहले बोलता है। ये नहीं कि साहित्य पहले उसके दिमाग में आ जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, निष्कर्ष में क्या है। साहित्य भाषा की सीमाओं में बंधा हुआ है, ठीक है। जो साहित्य है वो भाषा की सीमाओं में बंधा हुआ है, और हमें साहित्य में पहले भाषा को समझना आवश्यक है, ठीक है। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, जैसे मैं मोटिवेट होती रहूं और आपके लिए अच्छे ऐसे वीडियो बना के लेके आऊँ। तो आगे बढ़ते हैं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक। उत्पत्ति, आरंभ कुछ भी मान सकते हैं। पहले है वैदिक संस्कृति, ठीक। दूसरा लौकिक संस्कृति, तीसरा है पाली, चौथा प्राकृत और अपभ्रंश अवहट, ठीक। उसके बाद पुरानी हिंदी और नई हिंदी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आरंभ कैसे हुआ, ठीक है। मैंने टाइम पीरियड भी मेंशन कर दिया है। वैदिक संस्कृत का है 1500 BC से 1000, ठीक। लौकिक संस्कृत का है 1000 से 500 BC। पाली का है 500 BC से 1 AD। ऐसे ही प्राकृत का है 1 AD से 700 AD, और ठीक अपभ्रंश का है 1200 AD तक, और अवहट्ट का है, ठीक है, 1200 AD ये भी है। और पुरानी हिंदी, नई हिंदी 13वीं शताब्दी से स्टार्ट होता है, ठीक। तो हम लोग को 13वीं शताब्दी पढ़ना है, ठीक। 13वीं शताब्दी में क्या है, साहित्य है, और दूसरा क्या है, साहित्य हिंदी व अन्य भाषाओं का साहित्य, ठीक। दोनों साहित्य, पहला हिंदी साहित्य नहीं है, ठीक, हिंदी का साहित्य इसमें नहीं है, ठीक। स्टार्टिंग में 13वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में हिंदी का साहित्य नहीं था, ठीक। और इसके बाद, ठीक, हिंदी व अन्य भाषाओं का साहित्य हुआ। आगे बढ़ते हैं, कैसे मानते हैं, पहले ये हम देखेंगे, ठीक है। हिंदी का आरंभ, उत्पत्ति। अगर हम कवियों के मामले में देखें कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है। अगर हम ये देखें पहले कवि से, अगर क्वेश्चन पूछता है कि पहले कवि के हिसाब से बताइए कि पहली रचना कौन सी है, तो पहले है सरहप्पा। इनका टाइम पीरियड है 769 ईस्वी। ये सर्वमान्य मत के अनुसार है, ठीक है। ये सर्वमान्य मत के अनुसार है। ये 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। और अगर रचना से पूछे हिंदी की पहली रचना से, तो श्रावकाचार्य, ठीक है। इसके रचयिता है आचार्य देवसेन, ठीक। 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध ये था, ठीक। सर्वमान्य मत क्या है जान लेते हैं। ये भी सर्वमान्य मत है कि हिंदी की उत्पत्ति हिंदी के पहले कवि से संबंधित मानी जाती है, अर्थात हिंदी की उत्पत्ति 8वीं शताब्दी में हुई है, ठीक। हिंदी साहित्य के लेखन में देख लीजिए समस्याएं कौन कौन सी आती हैं। हिंदी भाषा का उदय कब से माना जाए, हिंदी साहित्य का आरंभ, वैज्ञानिक स्रोत, हिंदी साहित्य का काव्य विभाजन और हिंदी लेखन की पद्धति, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के प्रकार, ठीक है, कौन कौन से हो जाएंगे। हिंदी साहित्य में कवि वर्ण प्रकार है, परंपरा है,
ठीक, इसमें दो हैं। फर्स्ट ये हिंदी साहित्य में कवि वर्णन मतलब कवियों के अनुसार, और दूसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये मुख्य परंपरा माना जाता है। ठीक है, इससे इतिहास लेखन की जानकारी नहीं मिलती है। आगे देखते हैं। भक्तिकाल। भक्तिकाल में वल्लभाचार्य हैं, इनके पुत्र विट्ठल नाथ, इनके पुत्र गोकुलनाथ। ठीक, इनका टाइम पीरियड मैंने मेंशन कर दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। इन्होंने दो ग्रंथ लिखे, एक पिता के लिए, एक दादा के लिए। ठीक, पिता दादा की जगह पितामह भी यूज हो सकता है एग्ज़ाम के टाइम में, तो आपको ध्यान रखना है कि पितामह को ही दादा कहते हैं। इन दोनों के शिष्यों का वर्णन है। ठीक, वल्लभाचार्य में है 84 शिष्य की चर्चा है। ठीक, इसीलिए इसका नाम 84 वैष्णवन की वार्ता कहा गया है। और विट्ठल नाथ में 252 शिष्य की जानकारी मिलती है, इसलिए इनको 252 वैष्णवन की वार्ता कहा गया है। ठीक है, अब हम इनको डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट है 84 वैष्णवन की वार्ता। ये टाइम पीरियड इसका है 1568 ईस्वी। ठीक, अपने दादा के 84 शिष्यों के लेखक के बारे में इन्होंने लिखा है। किसने? गोस्वामी गोकुलदास जी ने। वैसे ही 252 वैष्णवन की वार्ता जो है 1568 में लिखा गया। अपने पिता के 252 शिष्यों से लेखक हैं गोकुलदास जी। ठीक है, आगे देखते हैं। इन दोनों ग्रंथ में अष्टछाप का वर्णन मिलता है। ठीक है, किन में? अष्टछाप 1565 में लिखा गया था। ठीक है, अकबर के शासनकाल में। ठीक, आगे है कविमाला। ठीक, ये 1655 ईस्वी में लिखा गया ग्रंथ है, जो लिखा है कवि तुलसी ने। ठीक, ये गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं है, ये अप्राप्य ग्रंथ है, अधूरा लिखा मिलता है, और शिव सिंह सेंगर ने इससे सहायता ली है। ठीक, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। शिव सिंह सेंगर कौन है, इन्होंने क्या लिखा। ठीक, और जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी इससे सहायता ली है अपना ग्रंथ लिखने के लिए। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। और आगे है चौथा भक्तमाल। ठीक, भक्तमाल 1658 ईस्वी में लिखा गया है, लेखक है नाभादास जी। ठीक, भक्तमाल अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसलिए ये डबल स्टार मैंने बना रखा है पहले से ही। ठीक है, खुद को समझने के लिए, जैसे कि आप लोग अगर कोई इंपॉर्टेंट होता है आप स्टार बना लिया करिए। ठीक, उसको आप बार बार रिवाइज करिए, जिससे हमेशा याद हो जाए। ये क्वेश्चन आता है हमेशा। लेखक है नाभादास जी, स्वामी है अग्रदास, शिष्य है नाभादास, फिर इनके शिष्य हैं प्रियदास। ठीक है, नाभादास जी ने 56 छंद लिखा। ठीक है, क्या लिखा? 56 छंद लिखा। ये विषम मात्रिक छंद है, ये भी आया है क्वेश्चन में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 56 छंद, ये बहुत बार पूछा जाता है। ये 4 चरण में होते हैं, 26-26 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और 5-6 चरण अनिश्चित मात्राएं होती हैं। ठीक, 4 चरण में तो 26-26 मात्राएं होती हैं। ठीक है, लेकिन 5वें और 6वें का मतलब निश्चित नहीं है, वो कितना हो जाएगा कोई ठीक नहीं है। 56 से आपको याद रख सकते हैं, 6 मतलब होते हैं। ठीक, और ये विषम मात्रिक छंद है। ठीक, आगे देखते हैं। 56 छंद जो है 200 कवियों से संबंधित जानकारी दी है। ठीक, इस ग्रंथ की जानकारी को सटीक माना जाता है। ठीक, इसको नाभादास जी के ग्रंथ को। नाभादास जी ने अपने शिष्य प्रियदास जी को आज्ञा दी तथा उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था सटीक भक्तमाल ग्रंथ लिखा। ठीक, ये भक्तमाल का टीका है। ठीक है, नाभादास जी ने क्या लिखा था? भक्तमाल। और प्रियदास जी ने क्या लिखा? सटीक भक्तमाल। ठीक है, हाँ, उसको भक्तमाल का टीका कहते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कालिदास हाजरा। ये लिखा गया था 1718 ईस्वी में। ठीक है, और किसने लिखा था? कालिदास त्रिवेदी ने। किसने लिखा था? कालिदास त्रिवेदी ने। इसमें 1000 पदों में 212 कवियों की जानकारी मिलती है। ठीक, आपको ये सब पूछा जा सकता है। शिव सिंह सेंगर का आधार ग्रंथ माना जाता है कालिदास हाजरा। ठीक, और किसने सहायता ली थी? ग्रियर्सन ने, मिश्र बंधु ने और रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, आपको याद रखना है। शिव सिंह सेंगर तो है ही है, ग्रियर्सन है, मिश्र बिंदु है और शुक्ल जी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है 6ठे नंबर पे
शतक विगिरा विलास 1746 ईस्वी में लिखा गया ग्रंथ है। लेखक है इनके बलदेव सिंह बघेल खंडी। ठीक है, 17 कवियों का वर्णन है इसमें। ठीक, और आगे है राग कल्पद्रुम 1843 ईस्वी में लिखा गया ग्रंथ है। कृष्णानंद वेद व्यास जी ने लिखा था। इन्हें राग सागर भी कहा जाता है। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? राग सागर कहा जाता है। 4 खंडों में प्रकाशित हुआ था और इसमें 200 कवियों का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, लाइक एंड